पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल बाद पहली बार यूपी के पीलीभीत में रैली को संबोधित किया। जहां पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिन में चौथी बार यूपी में रैली की। प्रधानमंत्री की रैली में पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी नहीं पहुंचे। भाजपा ने पीलीभीत से यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत थी, आज भी नफरत है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया और जो नेता समारोह में गए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से ही निकाल दिया। पीएम ने कहा कि यह पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं। खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनूप मिश्रा जुड़े हुए हैं। अनूप, 10 साल बाद पीएम की रैली, इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 10 साल बाद जो यहाँ पे जो गठबंधन 10 साल बाद पहली बार की यूपी की पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई है, अपने आप में कई मायनों में बड़ी रैली मानी जा रही है, क्योंकि पीलीभीत जहाँ पे चुनाव रैली हो रही है उससे जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को साधने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो पीलीभीत है वहां से आपका जो है बरेली भी है, लखीमपुर भी है, धौरारा भी है, ये सारे क्षेत्र जो है उसे कवर किए जा सकते थे। यहाँ पे जो पूर्व सांसद थे वरुण गांधी, उनका टिकट कट करके उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। क्योंकि वरुण गांधी इस रैली में नहीं आए हैं, इसको देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उनकी नाराजगी हो। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उस रैली को संबोधित किया और चुनाव प्रचार की कमान संभाली। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जितिन प्रसाद क्योंकि पूर्व में कांग्रेस में थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और वहां पे वो टिकट पे जो है लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कहीं न कहीं एक डर ये भी था कि हो सकता है कि वरुण गांधी सपोर्ट नहीं करने की वजह से वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल सकती थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ही उस रैली को संभाला और चुनाव प्रचार की कमान संभाली और कहीं न कहीं उन्होंने विपक्ष पे निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी विकास कार्य किए, इसके साथ साथ में जो है मंदिर निर्माण कार्य का भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, वही भी विपक्ष के द्वारा कहीं न कहीं जो है इसका विरोध किया गया। जिन जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जो राम मंदिर में गए उनको 6 साल पार्टी के से निष्कासित कर दिया गया है। इस तरीके के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगाए गए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी सहयोग करती है, विपक्ष इसका विरोध करती है, चाहे वो मथुरा मंदिर हो, कृष्ण वो काशी मंदिर हो या अयोध्या राम मंदिर हो। तो कांग्रेस को कहीं न कहीं राम मंदिर पे सवाल उठाने के अवसर पे घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके पे राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर को काल्पनिक बताया, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस का जो चेहरा उजागर हो रहा है और ये जनता समझ रही है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसके साथ साथ अब की बार 400 पार का भी नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा एनडीए गठबंधन इस बार 400 पार सीट जरूर लाएगी और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी है वो 370 सीटें जीतने का पूरा प्रयास करेगी। साथ साथ में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा जीती जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष अपने यहाँ अपने प्रत्याशियों के टिकट काट रहा है, बदल रहा है, उसको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, ये एक बड़ा मैसेज जा रहा है। और वहीं इंडिया जो एनडीए गठबंधन है उसके जो प्रत्याशी वो पूरे जोर शोर के साथ लगे हुए हैं। इतनी रैलियां हो रही हैं, इसके साथ साथ में सभी प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के पास अभी तक यही नहीं तय कर पाए हैं कि उनको टिकट किसको देना है। रायबरेली और अमेठी पर उन्होंने जो है हमला करते हुए कहा कि रायबरेली अमेठी जो गांधी परिवार की परंपरागत सीट थी, उस पर भी अभी उनके द्वारा किसी भी प्रत्याशी को उतारा नहीं जा रहा है। तो हार के डर से गांधी जो है, राहुल गांधी वायनाड भाग चुके हैं, सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, यहाँ से नहीं लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं यहाँ से। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है और पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन हताश है। वही अखिलेश यादव पर हमला करते हुए जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के द्वारा जो है अपने विधायकों को पार्टी से बाहर किया जा रहा है, उनको रामलला के दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, ये न कहीं उनकी तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाती है। और उनको द्वारा लगातार जो है जो राम मंदिर या भारत जो हिंदू मंदिरों को उपेक्षा की जा रही है, जबकि वो कहीं जो है जो रोजा अफ्तार में जाते नजर आ रहे हैं। तो उस तरीके से सभी पर विपक्ष पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। अनूप, जैसा आपने बताया कि
वरुण गांधी टिकट कटने की हो सकता है नाराजगी हो, इसलिए रैली में नहीं गए, लेकिन मेनका गांधी भी रैली में दिखाई नहीं दी, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि हो सकता है वो सुल्तानपुर में बिजी हो, लेकिन ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों लोगों को वहां की उपस्थिति न होने से हो सकता है कि क्षेत्र में जो वोटरों में उनकी नाराजगी देखने को मिली। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उसकी कमान संभाली और उन्होंने जनता को विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि जनता उनके साथ है। साथ साथ में पीडब्ल्यूडी मंत्री जो जितिन प्रसाद हैं, वो भी धौरहरा से आते हैं, लखीमपुर से आते हैं, और लखीमपुर और पीलीभीत की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। ये कहा जा सकता है कि जितिन प्रसाद भी कोई बहुत बाहरी नहीं है, वो भी उसी क्षेत्र के माने जाते हैं। चूंकि वहां से वो सांसद नहीं थे, सांसद वहां पर वरुण गांधी थे, ये अपने आप में जरूर ये कह सकते हैं कि उनकी नाराजगी हो सकती है। लेकिन इससे पहले भी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ किया था, वरुण गांधी पार्टी के साथ है, उनको आगे कहीं कहीं जरूर समायोजित किया जाएगा। इसके साथ साथ में जो है प्रत्येक कार्यकर्ता को ये अधिकार है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। किसी एक व्यक्ति को लगातार एक जगह पे नहीं लड़ाया जा सकता है, उनको संगठन में जिम्मेदारी हो सकता है दी जा सकती है। तो इस तरीके से उनकी नाराजगी का कैफ लगाए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, वहां उम्मीद नहीं कि कोई वहां पे भागम भाग करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि नाराजगी जरूर देखी जा सकती है। वरुण गांधी ने पत्र लिखकर ये कहा था कि जो पीलीभीत की जनता उनका बेटे के समान है, उनकी माँ है, उनके भाई है, उनकी बहन है, हमारा रिश्ता उनके साथ सदा बने रहेगा, लोकसभा सांसद के रूप में न बनकर के एक बेटा के रूप में बना रहेगा। तो इस तरीके से उनकी भी भावुक अपील हुई थी। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीलीभीत का दौरा कहीं न कहीं पीलीभीत के साथ साथ वहां के जो आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनके लिए भी वरदान साबित होने होगा। अनूप, जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये 10 दिनों में यूपी का चौथा दौरा था और प्रधानमंत्री जी हर हिंदी भाषी प्रदेशों में लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। तो राम मंदिर का मुद्दा हिंदी भाषी प्रदेशों में भाजपा को कितना लाभ पहुंचा सकता है? देखिए अविनेश जी, की राम मंदिर का जो मुद्दा है वो खाली हिंदी भाषी क्षेत्र का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का जो मुद्दा है पूरे देश की आस्था का मुद्दा है, और कहीं न कहीं जो पूरा देश है, भारत देश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर राम को अपना वंशज न मानते हो, राम को अपना भक्त न जो है राम के भक्त न हो। आज भी अयोध्या में आप जाइए तो प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख लोगों की भीड़ लगी रहती है दर्शन करने वालों की। और कहीं न कहीं 500 सालों के बाद जो ये राम मंदिर बना है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण निर्णय रहा है। और ये जो मंदिर का निर्माण कराया गया है, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी का फायदा जरूर लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये बना है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाए जाते थे कि मंदिर वही नहीं बनाएंगे, लेकिन हम तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब मंदिर भी बन गया है और तारीख भी पता चल गई है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा जरूर लेगी। और वो 22 जनवरी को जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा है, उसका प्रचार प्रसार भी जोरों पे किया। और हमेशा विपक्ष को घेरने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है, वो उस पर स्पष्ट रूप से कहती है कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो वकीलों के द्वारा वहां पे हलफनामा दिया, कांग्रेस स्वयं कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम एक काल्पनिक है, उन्होंने उसपे जो है राम सेतु पे भी उन्होंने एक काल्पनिक बात कही थी। तो ये अपने आप में जो भारतीय जनता पार्टी को पूरा फायदा जरूर मिलेगा लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का। इसके साथ साथ आपको बता दें तो काशी और मथुरा की भी बात चल रही है। काशी में जिस तरीके से कॉरिडोर बनाया गया है, उसका भी फायदा कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से राम मंदिर, मथुरा, काशी सभी के जो फायदे हैं वो भारतीय जनता पार्टी उठाने का पूरा प्रयास कर रही है और उठा भी रही है। ठीक, अनूप बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जहां महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि मुंबई में तीनों दलों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान किया गया है। एमबीए नेताओं के बीच मुंबई साउथ सेंट्रल, भिवंडी, सांगली और सतारा सीट को लेकर भी सहमति बन गई है, जहां पहले इन सीटों पर तीनों के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिनेश सिंह जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, एमबीए सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय, क्या कहेंगे? देर आए दुरुस्त आए।
नमस्कार अभिनय जी, आपको दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। देखिए, देर है दुरुस्त वाली बात, बातें तो ठीक ठाक है। इसके अलावा एक दो चीजें और भी हैं कि जैसे कि मतलब इन्होंने जैसे कि मतलब अपने तरीके से जो फॉर्मूला था पहले तय नहीं हो पा रहा था किसी ने कारणवश, और उसको लेकर के इनके एक दो जैसे कांग्रेस के एक दो नेता बड़े कांग्रेस से वहां पर बड़े भाई की भूमिका में थी, और कुछ सीट्स उन्होंने पहले मांगी थी, लेकिन उस तरीके से मतलब कि शायद समझौता नहीं बन पा रहा था या आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। तो उसको लेकर के उनको ये कि बाद में ये करना पड़ा कि दो तीन इनके जो सीनियर नेता है वो छोड़ के पार्टी छोड़ के गए, और इसी मतलब गठबंधन में जिस तरीके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इस तरीके से इतने कॉम्प्लिकेशन इतने ज्यादा खड़े हो गए थे कि जो मतलब कि एक तरह से जो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है, जी। वंचित बहुजन समाज पार्टी जो है, वो भी छोड़ के निकल गई। तो उससे इनको जहां तक एक तरह से कि जो मतलब कि जैसे कि मान के चलिए वंचित जो वोट बोले या SC ST वाले जो वोट हैं, मतलब एक तरह से पिछड़े समाज के जो वोट हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत देखिए फर्क कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। दूसरा जैसे कि संजय निरुपम वो कहीं ना कहीं एक तरह से मुखर होकर कुछ कुछ बोलते रहे, और खिचड़ी चौड़िया इन्हें इस तरीके जैसे कि गठबंधन का जो उम्मीदवार था उस बारे में बोलते नजर आए। तो लेकिन ये चीजें हैं कि ठीक है, देर है दुरुस्त वाली बातचीत कुछ हद तक सही है, लेकिन एक आंशिक रूप तक राहत की जरूर है कि ठीक है जी। मतलब कि अपने तरीके से इकट्ठे होकर शायद लड़ पाए। और जैसे दो सीटों में इन्होंने देखिए मतलब कि उदारतावाद में दिखाने की बात करें या मजबूरी कहें, क्योंकि शायद बाद में ये था कि कैंडिडेट्स में आपस में इतना ज्यादा रिफ्ट था कि बाद में जी। जैसे इनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से किसको उतारे किसको नहीं उतारे। और कुछ जगहों पे ऐसे भी नजर आया कि ठीक है कि मतलब जो सीट है उस पर लड़ने के लिए शायद कांग्रेस के जो लोग थे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से मायूसी जो है नजर आई। तो उसको लेकर के उन्होंने जी। एक तरह से मान कर चलिए कि दो जो है कि मतलब सांगली और भिवंडी की जो सीट है वो कांग्रेस को छोड़नी जी। पड़ी या मतलब एक तरह से उन्होंने छोड़ दिया। और उसमें से एक एक सीट जैसे भिवंडी और सांगली जो दोनों में से एक सीट जो है वो शरद पवार गुट की तरफ चली गई, दूसरी जो है जैसे मान के शिवसेना जो गुट है उनकी तरफ चली गई। लेकिन अभी जी। देखने की बात है कि जैसे कि जो इनसे छिटके हैं अलग तरीके, संजय निरुपम में कितना नुकसान करते हैं, अन्य एक दो जो और शीर्ष नेता जो कांग्रेस के जो हैं वो छूटे हैं, तो वो किस तरह वो रुख करते हैं जी। क्या करते हैं, उस पर ये सब चीजें हैं। लेकिन अभी के हिसाब से MVA जो है उसके लिए राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि जो जितने एक तरह से इन्होंने अपने आप को साधने की कोशिश की है, अगर ये इससे पहले करीब एक डेढ़ महीने पहले अगर कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन चुनाव जैसे सर पे है, क्योंकि जैसे 5 जैसे चरणों में चुनाव होंगे अभिनय जी यहाँ के, जी। तो इस तरह से मान के चले कि मतलब 5 चरणों में जो चुनाव है, तो किस तरीके से क्या ये स्थिति को अपने मजबूत करने के लिए अलग अलग चरणों में जैसे किस प्रकार से क्या क्या रणनीति अपनाते हैं, कैसे क्या करते हैं कैसे करते हैं, वो सब चीजें अलग है। लेकिन अभी के हिसाब से थोड़ा उत्साह जो है बढ़ाने के लिए अलग बात है कि ठीक आपस में जी। इन्होंने अपना तालमेल बिठा लिया। लेकिन आगे जैसे इनके खुद के अपने नेता जो है जहाँ पर आलोचना करते हुए नजर आएंगे और भिड़ते हुए नजर आएंगे, और एक ही मंच पे जहाँ जैसे कि रोड के इस तरफ जो है एक नेता जो है उसने मंच सजा रखा है, दूसरा इनके जी। मतलब विपक्ष में दूसरे नेता ने मंच सजा रखा है। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं क्रिएट करेंगे, और राह इतनी आसान नहीं है। अगर पहले कर लेते, अगेन बता रहा हूँ कि जी। अगर पहले कर लेते तो शायद मतलब कि बेहतर रहता, लेकिन अभी के हिसाब से और मुश्किलात जो है आगे इनको और झेलनी पड़ती है। आपने बताया कि कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं, तो क्या यही नेता की मौजूदगी के कारण अब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो सकी थी, इसीलिए विवाद की स्थिति बनी थी? दिनेश जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भैया आपने बिल्कुल ठीक बोला। क्योंकि देखिए जैसे कि संजय निरुपम है, मतलब सर एक नाम जी। मैंने लिया तो और अन्य के नाम लेने की इतनी कोई आवश्यकता है नहीं है। तो संजय निरुपम एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे है जी। कि जैसे उन्होंने एक जैसे मुंबई की सीट थी उस पर उन्होंने दावा ठोक रखा था, वो सीट चली गई शिवसेना जैसे कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ। जी। अब वो जाने की वजह से ये था कि आपस में इतना ज्यादा मतलब कि वो हो गया कि जैसे उन्होंने एक तरह से जो संजय खिचड़ी चोर और इस तरह जो है वो बोल करके और पब्लिकली एक तरह से जो है आलोचना करनी शुरू की, जो कि अपने आप में ठीक ठाक नहीं थी। बाद में से कांग्रेस ने बोला कि हमने उनको पार्टी से नहीं दिया, जबकि उन्होंने बोला कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरह की चीजें, जैसे कि कांग्रेस के पुराने एक तरह से नेता और मुखर नेता, और मुखर होकर जैसे कि पहले शिवसेना में थे, शिवसेना में सामना के संपादक शायद रहे, या उस तरह के मतलब कि अच्छे तरह से मतलब कि वक्ता भी थे, जी। और बार बार डिबेट्स वगैरह में काफी जगह आते जाते थे। तो अपने तरीके से देख के चलें कि जैसे अगर कोई पुराना नेता अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो अपने साथ सिर्फ खुद नहीं जाता, अपने साथ एक बड़ा हुजूम लेके जाता है अपने को। तो अपने तरीके से ये नुकसान जो है किस तरीके से उसको कर्टेल कर पाएंगे, जी। किस तरीके से उसको कंपनसेट करने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे, चीजें देखने की रहेंगी। लेकिन अभी के हिसाब से आपस में जो चीजें हैं उनकी जो फूट पड़ी हुई है आपस में पार्टीज के बीच में, जैसे कि आपस में अपने नेताओं की, उसको किस तरीके से उसको साधना आती है आवश्यक है। अगर उसको साध लेंगे तो चीजें अलग मतलब अपने तरीके से रुख अपना सकते हैं, नहीं तो अभी के हिसाब से मुश्किलात बहुत ज्यादा है। ये कहने में कोई दो राय मुझे नहीं नजर नहीं आता है। शिवसेना को 2019 के चुनाव में शिवसेना को 23.5% वोट शेयर मिला था, तो यही कारण है शिवसेना ने सबसे अधिक सीटों पर अपना दावा ठोका है, सबसे ज्यादा सीटें ली हैं। दिनेश जी। अभिनय जी, पहले की स्थिति देखिए 2019 की स्थिति थी उसमें और इसमें भिन्नता है, क्योंकि जैसे अभी शिंदे गुट अलग होकर के और मेजोरिटी जैसे जो सांसद मान के चले सांसद हो गए, और उसी प्रकार से जैसे कि मूल जैसे इनके पास जो जैसे कि पुराने MLA थे और पुराने जो नेता थे जी। एवं संगठन के लोग थे, तो वो भी छोड़ के चले गए। तो ये मान के चले कि उस तरीके से जैसे कि 23% 24% आपने वोट शेयर बताया, जी। तो वोट शेयर अपने आप में घट करके काफी कम रह जाएगा, क्योंकि जैसे कि वो लोग जो है शिंदे गुट जो है वो हो गया, और साथ में उसके बाद दूसरा सिंबल जो है
वो भी शिंदे गुट ने रिटेन किया, क्योंकि जैसे एक तरह से मेजोरिटी जैसे जो चुन के नेता है जी वो उन्होंने अगर है कि जैसे विश्वास जो है अपना जताया, मतलब कि ज्यादातर जैसे एक तरह से विश्वास जो जताया शिंदे गुट की तरफ जताया, जी तो इस वजह से अलग थलग कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ गए इसी को लेकर के। तो पहले से उसी को लेकर के ठीक है, उन्होंने उस पुराने बेस को लेकर के उसको आधार बना करके ज्यादा भी जो सीट थे तो वो डिमांड उन्होंने की और उनको जी मिली भी एक तरह से उस वजह से। लेकिन मैं नहीं लगता कि उतनी कामयाबी इनको मिल पाई, क्योंकि जैसे कि दो फाड़ वाली चीजें हैं। जी अब देखने की बात है कि अलग सिंपैथी कोई वोट इनको मिल पाता है नहीं मिल पाता है, या आपस में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी लड़ाई झड़ाई जो है उसको लेकर कैसे करते हैं। और प्रकाश अंबेडकर जो पहले इनके साथ थे, जी जैसे अभी मार्च के एंड में जाकर के उन्होंने मतलब इनसे पीछे छोड़ा, और उन्होंने खुद बोला कि मैं पीछे छोड़ना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर जी कोई फायदा नजर नहीं आता, क्योंकि अपने तरीके से इनकी आपस की जो लड़ाई है उसी से मैं मतलब कि दो चार रोज नहीं होना चाहता। जी तो इसी तरह की चीजें कि अपने तरीके से जो वोट शेयर है वो इनका कम होगा, काफी कम होगा, जी मतलब ड्रास्टिक चेंज उसमें नजर मतलब देखने को आएंगे। और बाकी चीजें अपने तरीके से अभी नहीं नजर आती कि एक रास्ते पे चल के और चीजें आगे कामयाबी की तरफ और कामयाबी की दिशा में जा रही है। जी बिल्कुल, 2019 के चुनाव से इस बार स्थितियां काफी अलग होंगी। बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। जी रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का वार और पलटवार जारी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। कांग्रेस के न्याय पत्र नाम से जारी किए गए घोषणा पत्र को भाजपा झूठ का पुलिंदा बता रही है। इसी बीच महिला न्याय योजना पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के सवालों पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देश के संसाधन यदि अडानी अंबानी जैसे चंद लोगों को न लुटाए जाएं और अगर सत्तारूढ़ पार्टी भव्य कार्यालय निर्माण करने में देश के संसाधनों का उपयोग न करे तो देश की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। अजय चंद्राकर की बेचारगी पे अब कांग्रेस पार्टी अजय चंद्राकर को अब अध्ययन करना चाहिए। पिछले 3.5 महीने में अजय चंद्राकर ने जो उनको उपेक्षा की गई उसके बाद पढ़ना लिखना बंद कर दिया है। ज्ञान होने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से कुंठित हो चुके हैं। उन्हें कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बड़ी जिम्मेदारी से देश की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कही है और यह संभव है। देश का जो संसाधन है यदि अडानी अंबानी जैसे चंद लोगों के ऊपर नहीं लुटाया जाए, देश के संसाधन को सत्तारूढ़ दल के द्वारा अपने भव्य आलीशान कार्यालय न बनाए जाए तो एक एक महिला को साल में 1 लाख रुपए नहीं 5 लाख रुपए भी दिया जा सकता है। अजय चंद्राकर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अजय चंद्राकर की बेचारगी पे अब कांग्रेस पार्टी को हमको तरस आती है। अजय चंद्राकर के आंख में जो चश्मा लगा हुआ है वो मोदी की चाटुकारिता का लगा है। उन्हें चश्मा उतारना पड़ेगा, उसके बाद फिर आए कांग्रेस की सभा। अजय चंद्राकर खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड संजय शेखर जी जुड़ गए हैं। संजय जी, मैनिफेस्टो पर सियासी भूचाल, कांग्रेस प्रवक्ता का बचाव, क्या कहेंगे? संजय जी। संजय जी, संजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है। संजय जी से हमारा संपर्क जुड़ गया है। संजय जी, कांग्रेस मैनिफेस्टो पर सियासी भूचाल, कांग्रेस प्रवक्ता का बचाव, क्या कहेंगे? लगातार जारी है, चल रहा है। संजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे थे, जहां लोकसभा चुनाव से पहले एक और जहां वार पलटवार नेता कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद से सियासी तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस के न्याय पत्र नाम से जारी किए गए घोषणा पत्र को भाजपा झूठ का पुलिंदा बता रही है। इसी बीच महिला न्याय योजना पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के सवालों का कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देश के संसाधन यदि अडानी अंबानी जैसे चंद लोगों को ना लुटाए जाएं और सत्तारूढ़ पार्टी भव्य कार्यालय निर्माण करने में देश के संसाधनों का उपयोग ना करे
तो देश की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख की नहीं बल्कि 5 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि इसी बीच जहां एक और नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए संजय शेखर जी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। संजय जी, मैनिफेस्टो पर सियासी भूचाल, कांग्रेस प्रवक्ता का बचाव, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, सामने लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टियों के बीच में, छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। जाहिर सी बात है, दोनों पार्टियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है जी। रूटीन ब्रीफिंग आज थी कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कई सारे सवाल खड़ा किए। विशेष तौर पर जो अजय चंद्राकर का मैनिफेस्टो को लेकर के जो बयान आया है, बीजेपी नेताओं का बयान आया है, उस पर प्रतिक्रिया, और उन्होंने कहा, अजय चंद्राकर को विशेष तौर पे कहा कि वो सीनियर मिनिस्टर थे लेकिन उनको इस बार कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है, इसलिए वो कुंठित हो गए हैं और इस तरह से कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो कांग्रेस का काम है, कांग्रेस इस तरह से बचाव करेगी और किसी संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, तो उनका दायित्व भी है, उनका धर्म भी है बचाव करने का, तो वो अपनी पार्टी का बचाव करते हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर सुशील आनंद शुक्ला ने पार्टी का बचाव करने का प्रयास किया है। सुशील आनंद शुक्ला के तथ्यात्मक तौर पर दावों में कितना दम, संजय जी? देखिए, वो कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे। वो कहना था कि 1 लाख रुपए पर जो अजय चंद्राकर और बीजेपी के नेता जो सवाल उठा रहे हैं, 1 लाख रुपया जो है वो बहुत असंभव नहीं है। उनका वो उसमें सफाई दे रहे थे और उसका तर्क दे रहे थे कि जिस तरीके से देश के संसाधन है उस देश की पत्नियों पर खर्च नहीं हो। बीजेपी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार अडानी अंबानी का उन्होंने नाम लिया कि उनके ऊपर खर्च करती है, उनका कर्जा माफ करती है, तो वो न करे तो 1 लाख नहीं 5 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाना संभव है। इस तरीके से वो तर्क दे करके जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष है उसको रखने का प्रयास कर रहे थे। और बीजेपी के नेताओं ने जो सवाल खड़ा किया है 1 लाख रुपए प्रति महिलाओं को देने का, उस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, उसका बचाव कर रहे थे। लेकिन जहां तक तथ्यों का सवाल है तो जाहिर सी बात है कि अभी जो स्थितियां हैं, अभी देश की इकोनॉमी का क्या होगा, देश के हालात का क्या होगा, आर्थिक व्यवस्था का क्या होगा, इसकी चिंता किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होती है। सत्ता में काबिज होना प्रथम लक्ष्य हो गया है और इसी दृष्टिकोण से आप तमाम राज्यों के चुनाव में देख लीजिए, और ये राज्यों से होते हुए अब केंद्र तक पहुंच गया है, जिसमें फ्री वीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाए और उससे ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे हासिल किया जाए, ये कोशिशें हैं। और इसी कोशिश के तहत महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1 लाख रुपए सालाना देने का। जी बिल्कुल, सभी राजनीतिक दलों के लिए सत्ता में काबिज होना प्राथमिक भूमिका है। बहुत धन्यवाद संजय जी आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पद छोड़ने की पेशकश की है, जहां उन्होंने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी और को देने का अनुरोध किया। बता दें कि भूरिया का पत्र जारी होने के कुछ ही देर बाद ग्वालियर के मितेंद्र दर्शन सिंह को एमपी यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। झाबुआ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पत्र लिखकर कहा कि देश इस वक्त लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में लगा हुआ है और प्रत्येक लोकसभा सीट जीतना कांग्रेस के लिए जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी इस देश के लोकतंत्र के लिए भी है। वहीं विक्रांत भूरिया के पद छोड़ने और कुछ ही देर बाद नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पद छोड़ने की पेशकश की है।
आपको बता दें कि जहां उन्होंने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी और को देने का अनुरोध किया। बता दें कि भूरिया का पत्र जारी होने के कुछ ही देर बाद ग्वालियर के मितेंद्र दर्शन सिंह को एमपी यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। झाबुआ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत ने पत्र लिखकर कहा कि देश का इस वक्त लोकतंत्र को बचाने में देश की मुहिम चल रही है, जहां और प्रत्येक लोकसभा सीट जीतना जितना कांग्रेस के लिए जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी इस देश के लोकतंत्र के लिए भी है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, चुनाव से पहले विक्रांत भूरिया का पद छोड़ना कार्यकर्ताओं के लिए धक्का या रणनीति का हिस्सा, क्या कहेंगे? कृष्णा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? माफ कीजिए, कृष्णा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पद छोड़ने की पेशकश की है। जहां उन्होंने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी और को देने का अनुरोध किया। बता दें कि भूरिया का पत्र जारी होने के कुछ ही देर बाद ग्वालियर के मितेंद्र दर्शन सिंह को एमपी यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। झाबुआ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पत्र लिखकर कहा कि देश इस वक्त लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में लगा हुआ है और प्रत्येक लोकसभा सीट जीतना जितना कांग्रेस के लिए जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी इस देश के लोकतंत्र के लिए भी है। वहीं विक्रांत भूरिया के पद छोड़ने और कुछ ही देर बाद नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों के नजदीक आने से ठीक पहले मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पद छोड़ने की पेशकश की। आपको बता दें कि उन्होंने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी और को देने का अनुरोध किया। बता दें कि भूरिया का पत्र जारी होने के बाद कुछ ही देर बाद ग्वालियर के मितेंद्र दर्शन सिंह को एमपी यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। झाबुआ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पत्र लिखकर कहा कि देश इस वक्त लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में लगा हुआ है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, चुनाव से पहले ठीक पहले विक्रांत भूरिया का पद छोड़ना कार्यकर्ताओं को धक्का या राजनीति का हिस्सा, माफ कीजिएगा रणनीति का हिस्सा? कृष्णा शर्मा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विक्रांत भूरिया ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जहां उनके इस्तीफा नहीं, उन्होंने पत्र लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को पत्र लिखकर प्रदेश पद की जिम्मेदारी किसी और को देने का अनुरोध किया, जिसके कुछ ही देर बाद मितेंद्र दर्शन सिंह को एमपी यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।